मूवी की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर केजीएफ चैप्टर 1 खत्म हुई थी। उसमें हमने ये देखा था कि गरुड़ा को मारकर कराची पर अब रॉकी का राज हो चुका था और रॉकी ने उस जहन्नुम में काम करने वाले 20,000 लोगों को आजाद किया था और जिनका वो मसीहा बन चुका था। और फिर दीपा को आनंद जी रॉकी की और एक स्टोरी सुनाते हैं कि कुछ पुलिस वाले जब रॉकी को जेल में ले जाकर उससे उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे थे तो रॉकी गरुड़ा को मारने के बाद इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था तो वो सिर्फ अपने ड्राइविंग लाइसेंस को मंगवाने के लिए अपने बहुत सारे आदमियों और बहुत सारे हेलीकॉप्टर को भी वहाँ पर बुलवा लेता है। और पुलिस वाले जब उसकी आईडी में उसका नाम पढ़ते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। और अब हमें चैप्टर 2 की शुरुआत में ये पता चलता है कि आनंद जी जब दीपा को रॉकी की स्टोरी सुना रहे थे तभी उन्हें एक हार्ट अटैक आ गया था, जिसके बाद अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और उनकी कहानी अभी भी अधूरी थी। और अब इस स्टोरी को पूरा करने के लिए उनके बेटे आते हैं जिनका नाम था विजेंद्र इनकेलकी और वो दीपा से ये कहता है कि मुझे नहीं पता ये बुक रॉकी के लिए कितनी ज्यादा सही थी, मगर उनकी बुक के अकॉर्डिंग कराची के लोगों के द्वारा बनाई हुई रॉकी की मूर्ति आज भी केजीएफ में दफन है। जिस दिन वो स्टैचू आपको मिल जाए समझ जाना कि कहानी बिल्कुल सच्ची थी। और इसी के साथ विजेंद्र अगली कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं और मूवी पहुंच जाती है पास्ट में, जहां पर गरुड़ा के मरने के बाद केजीएफ में एंट्री हो जाती है कमल राजेंद्र एंड्रीवो और गुरु पांडेयन की, जो कि अब पीएम बन चुका था। और अब उन लोगों को ये लग रहा था कि गरुड़ा के मरने के बाद उनका छोटा भाई विराट केजीएफ को संभालेगा, इसीलिए वो लोग उसका राज्याभिषेक करने के लिए उसका वेट कर रहे थे। और तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और इसमें से रॉकी की ग्रैंड एंट्री हो जाती है और वो अपने एक डैशिंग अंदाज में गरुड़ा की चेयर पर बैठ जाता है, यानी कि उसने विराट को पहले ही मार दिया था। मतलब अब केजीएफ का बाप रॉकी है। रॉकी अपने साथ रीना को भी उठाकर ले आता है, जिस वजह से कमल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसका मंगेतर जो था, तो रॉकी उसे सबके सामने मारता है, जिस वजह से वहाँ पर बैठे सभी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि रॉकी गरुड़ा को मारने के लिए नहीं बल्कि केजीएफ को जीतने आया था। लेकिन रॉकी बाकी के पार्टनर्स को नहीं मारता क्योंकि वो जानता था अगर उसने सभी को मार दिया तो वो धंधा कैसे चलाएगा। जिस पर राजेंद्र रॉकी से कहता है कि गरुड़ा को मारने के लिए हमने एक रॉकी पैदा किया था, रॉकी को मारने के लिए कोई और रॉकी नहीं पैदा हो सकता क्या? रॉकी उसे कहता है कि मेरे बाप से नहीं हो सका तो मेरे बाप की कसम तो किसी से नहीं हो सकेगा, यानी कि यहाँ पर मैं हूँ और अब यहाँ पर मैं ही रहूंगा। अब रॉकी के आ जाने के बाद केजीएफ के लोगों की लाइफ भी बदल जाती है और वो उन लोगों की काफी ज्यादा हिफाजत भी कर रहा था। उन्हें रहने के लिए अच्छा घर और खाना भी खिलाया करता था और उन्हें ढंग के कपड़े भी दिए जाते थे। इसीलिए वो लोग अब बाहर जाने के बजाय केजीएफ में अपनी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ठान लेते हैं। फिर जब रॉकी अपने साथ रीना को बिठाकर अपने महल में ले जा रहा था तो वो देखती है कि नीचे सारे केजीएफ के लोग बहुत ही ज्यादा खुश है। अगले सीन में रॉकी वनराम के पास जाता है जो गरुड़ा का खास आदमी था जिसे उसने बांध कर रखा था, जिस पर रॉकी उसे बोलता है कि मैं वजीर को नहीं मारना चाहता वरना मेरे साम्राज्य को कौन चलाएगा। और अब यहाँ पर रॉकी उसे बोलता है कि मुझे पता है कि केजीएफ के अंदर एक नहीं बल्कि 9 माइंस है जिसे तुम सेक्टर 3/9 बोला करते थे। वनराम रॉकी की ये बातें सुनने के बाद शौक रह जाता है। वो कहता है कि हाँ, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं है क्योंकि सूर्यवर्धन चाहता था कि ये साम्राज्य हजारों साल चले और इसीलिए उसने बाकी के 8 माइंस को गुप्त रखा ताकि किसी की बुरी नजर केजीएफ पर ना पड़े। मगर रॉकी वनराम को अपने साथ काम करने का ऑफर करता है। पहले तो वो मना कर देता है लेकिन बाद में वो मान जाता है, जिसके बाद रॉकी बाकी के 8 माइंस को भी ओपन करवा देता है। बाद में हमें केजीएफ में रहने वाले रॉकी के सिपाही नजर आते हैं या फिर उन्हें आप रॉकी के फैन समझ लो, जो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लेकिन कोई भी अच्छा निशाना नहीं लगा पा रहा था। और तभी रॉकी वहाँ पर वनराम को लाता है और उसके जरिए वो उन लोगों को ट्रेन करवाता है और वो इसीलिए इन सब की प्रैक्टिस ले रहा था क्योंकि कोई भी केजीएफ पर हमला कर सकता है, जिसके लिए हमें 300 वेल ट्रेन लोगों की जरूरत पड़ेगी। और फिर 8 माइंस ओपन हो जाने के बाद केजीएफ के सारे लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं। अगर लोगों को डरा हुआ देखकर रॉकी खुद एक हथियार लेकर उन माइंस में चला जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ पर सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं। बाद में केजीएफ के कुछ बच्चे रीना को केजीएफ घुमाने ले जाते हैं और रॉकी की सारी सच्चाई बताते हैं कि कैसे उन लोगों को उसने जिंदगी दी है और किस तरह वो यहाँ पर रहने वाली लड़कियों की इज्जत करता है। ये सब सुनने के बाद रीना रोने लगती है। दूसरी तरफ एंड्रीव्यू और राजेंद्र रॉकी की तरक्की से परेशान हो जाते हैं और उसे खत्म करने का प्लान बनाने लगते हैं। वो लोग जानते थे कि ये काम एक ही औरत कर सकती है जिसका नाम है रमिका सेन, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और क्लेवर पॉलिटिशियन है। जिसके बाद हमें केजीएफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉकी अपने वेयर हाउस में लोगों से कह रहा था कि इतना सोना काफी नहीं है, हमें काम की स्पीड को बढ़ाना होगा।
और तभी वहाँ पर ऊपर रखे हुए बॉक्स में से एक तलवार नीचे गिर जाती है जो कि अधीरा की थी, जिससे वहाँ पर काम करने वाले सारे मजदूर काफी डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। गाइस, अधीरा वो शख्स है जिसने सूर्यवंशी को इतना बड़ा बनाया था, लेकिन धीरे धीरे केजीएफ ने इतनी ऊंचाई पकड़ ली कि उसे पाने के लिए अब लोग मरने के लिए तैयार थे, मारने के लिए तैयार थे और मरने के लिए भी तैयार थे, और मरे हुए फिर से उठकर आने के लिए भी तैयार थे। फिर हमें दिखाया जाता है इस मूवी के मोस्ट इम्पोर्टेंट विलन, जिनका नाम है अधीरा, जो गरुड़ा के अटैक के बाद भी जिंदा है और वो अब तक छुपकर गरुड़ा के मरने का वेट कर रहा था। फिर अधीरा अपने आदमी को इकट्ठा कर केजीएफ की वन पोस्ट पर हमला कर देता है, जिसमें रॉकी के पूरे 300 सैनिक मारे जाते हैं। तभी रॉकी के एक आदमी को छोड़कर अधीरा उसे बोलता है कि जाकर बोल दे अपने भगवान से कि अधीरा आ रहा है अपनी तलवार वापस लेने। जब केजीएफ के अंदर ये बात पता चलती है कि अधीरा वापस आने वाला है तो सारे लोग कांपने लगते हैं, क्योंकि अधीरा तो गरुड़ा से भी ज्यादा खतरनाक था और उसके बाप को यानी कि सूर्यवंशी को भी उसी की तलवार से ये सारा साम्राज्य मिला था। और अब जबकि वो उसकी तलवार को वापस लेने आने वाला है, यानी कि वो अपना हथियार केजीएफ को वापस ले जाएगा, और ना जाने अब तक उसने इसके लिए कितनों को मारा था। मूवी के अगले सीन में हम राजेंद्र और एंड्रयू को एक साथ बातें करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर एंड्रयू राजेंद्र से कहता है कि हमें रॉकी को मारने के लिए उसे नराची से बाहर लाना होगा, जिस पर राजेंद्र उसे कहता है कि ऐसा होगा कैसे। राजेंद्र उसे कहता है कि जब रीना को खबर मिलेगी उसका बाप मारा गया तो तुम्हें वो देखने के लिए जरूर बाहर आएगी, और उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे रॉकी जरूर आएगा। और तभी एंड्रयू राजेंद्र को मार देता है। इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि अब एंड्रयू अधीरा के साथ हाथ मिला चुका है, अपने पापा मर चुके हैं। ये बात जब पता चलती है तब रीना एक कार लेकर वहाँ पर निकल जाती है, और एंड्रयू के मुताबिक रॉकी भी बिना सिक्योरिटी के बाहर आ जाता है ताकि वो उसे रोक सके। रास्ते में अधीरा के कुछ लोग रीना को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन रॉकी उन सबको खूब मारता है। अधीरा, जो कि रॉकी पर पहले ही निशाना लगाया था, वो उसे शूट कर देता है, जिस वजह से रॉकी वहीं पर गिर जाता है। रीना, जो कि कहीं ना कहीं रॉकी को पसंद करने लगी थी, वो उसे इस हाल में देखकर रोने लगती है, लेकिन अधीरा रॉकी को जान से मारने की बजाय उसे जाने देता है, क्योंकि उसे पता है कि केजीएफ के लोगों के मन में रॉकी बसा है, और वो जानता था कि ऐसी टूटी फूटी हालत में अगर वो वापस जाएगा तो सबका विश्वास टूट जाएगा। और सच में जब वो वापस घायल होकर जाता है तो सबका विश्वास टूट जाता है। उन्हें लगता है कि अगर अधीरा रॉकी का ये हाल कर सकता है तो वो भला हम लोगों को क्या ही बख्श देगा। और यहाँ पर मुंबई में जो लोग रॉकी से नफरत किया करते थे, वो लोग भी रॉकी के सपोर्टर को जान से मरवा देते हैं। साथ में अगर कोई भी ट्रक केजीएफ से बाहर निकलता था तो बाहर के सभी लोग केजीएफ के लोगों को मार दिया जाता था, वापस उस ट्रक को केजीएफ में भेज दिया जाता था। इसकी वजह से काफी ज्यादा लोग डर जाते थे। अब केजीएफ में सिर्फ 8 दिनों का खाना बचा था। फिर सिटी घायल रॉकी को कॉल करता है और उसे धमकी देने लगता है। ये सब सुनने के बाद रॉकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और अब वो अपने मुंह बोली चाचा को कॉल करता है, जो कि मुंबई में ही रहते थे, और वो उनसे आखिरी हेल्प मांगता है, और वो उससे अपना हेलीकॉप्टर बुलवाता है और काफी सारा सोना और पैसे को लेकर दुबई चला जाता है, और साथ में वो रीना को भी ले जाता है। रॉकी के वहाँ से अचानक जाने के बाद केजीएफ के सारे लोगों को यही लगता है कि रॉकी अधीरा से डरकर उन लोगों को मरने के लिए वहाँ पर छोड़ गया है, पर असल में रॉकी जाता है इनायत खलील से मिलने के लिए। वो दुबई के अंदर रीना से बीच पर बातें कर रहा था कि तभी इनायत खलील के आदमी उसे लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर रॉकी खलील से मिलता है और उसे बिजनेस ऑफर करता है, लेकिन अब इनायत उसे मना कर देता है, क्योंकि रॉकी की हालत खुद ही ठीक नहीं थी, और वो उसे कहता है कि एक तो तुम्हारे पीछे अधीरा है और दूसरा सेट्टी, जो तुम्हारे खून के प्यासे है, और वो गार्ड के गन को चेक करने लगता है। तभी इनायत को मुंबई से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि रॉकी ने दुबई में बैठे बैठे ही अपने मुंह बोले चचा से खलील के मुंबई में रहने वाले सभी लोगों को मार डाला है। साथ ही में यहाँ पर खलील, जिसे अपना गार्ड समझ रहा था, वो सारे रॉकी के द्वारा खरीदे जा चुके थे। इसलिए रॉकी अपनी ताकत और क्लेवर माइंड का इस्तेमाल करके खलील को अपने साथ बिजनेस करने के लिए मजबूर कर देता है, और रॉकी वापस अपने केजीएफ में जाता है और वनराम को सोने से भरे ट्रक को बाहर निकलने को बोलता है। ट्रक के बाहर आते ही अधीरा उन पर अटैक कर देता है। फिर रॉकी उस ट्रक से खुद बाहर निकलता है, और साथ ही में ट्रक में सोने की बजाय रॉकी के सारे आदमी भरे हुए थे, और इस बार रॉकी दुबई से ऐसी गन लेके आया था जिनके सामने अधीरा के गन्स टिक नहीं पाते, और यही वजह थी कि रॉकी इतने सारे पैसे और सोना लेकर दुबई गया था ताकि वो इन जैसे हथियार ला सके। और फिर इतनी ज्यादा फाइट हो जाने के बाद अधीरा के सारे लोग रॉकी के हथियार से मारे जाते हैं। रॉकी अगर चाहता तो अधीरा को भी मार सकता था, लेकिन वो उसे बख्श देता है, और साथ ही में वो अलग अलग पॉलिटिशियन को धमकी देकर गुरु पांडियन की सरकार को भी गिराने से बचा लेता है।
है। अब इसी तरह से रॉकी का बिजनेस धीरे धीरे बहुत ज्यादा ग्रो करने लगता है, क्योंकि वो लगातार 9 माइन से सोना निकाल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉकी अब मुंबई पहुंच जाता है सिट्टी को मारने के लिए, और रॉकी को अपने सामने देखने के बाद सिट्टी की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। फिर रॉकी सिट्टी को मारकर केजीएफ के साथ साथ पूरी मुंबई पर भी राज करने लगता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और उसके साथ साथ रॉकी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और अब वक्त आ जाता है अगले इलेक्शन का, जहाँ पर रॉकी गुरु पांडेयन से कहता है कि अगर तुम्हें अपने साम्राज्य को बचाना है, रमिका को पीएम बनने से रोकना होगा। जिस पर रॉकी उसे बोलता है कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। और फिर कुछ ही दिनों में इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है और फिर रमिका इस इलेक्शन को जीत जाती है। रमिका के सीएम बनने के बाद उसे मिलने एक ऑफिसर आते हैं जिनका नाम रघुवंत था, जो केजीएफ पर पिछले 10 सालों से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। फिर वो प्रेजेंटेशन के दरमियान रमिका को केजीएफ और रॉकी के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि उसे पूरी दुनिया में कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ आप हो। इधर काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद और खून बहाने के बाद रॉकी केजीएफ को बहुत ही ज्यादा मॉडर्न बना देता है, और जो लोग वहाँ पर कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे थे, रॉकी के आने के बाद उनके पास अच्छे काम और अच्छे घर भी आ चुके थे। फिर हम केजीएफ के अंदर आनंद को देखते हैं, जो कि चैप्टर 1 में कहानी सुना रहा था। वो अभी यहाँ पर काफी यंग थे और छुप छुप कर केजीएफ की फोटोज ले रहे थे, जिस वजह से वहाँ के कुछ गार्ड्स उसे पकड़ कर रॉकी के पास ले जाते हैं। यहाँ पर रॉकी उसकी बहादुरी और ईमानदारी को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम जो कुछ भी लिखोगे मेरे बारे में वो सही लिखना। और फिर इस बार काली माँ की पूजा के दरमियान रॉकी रीना से शादी कर लेता है और उसे केजीएफ की रानी बना देता है। दूसरी तरफ अब रमिका समझ चुकी थी कि अगर उसने रॉकी को नहीं रोका तो वो सच में पूरी दुनिया पर राज करने लगेगा, जिस वजह से वो स्पेशल टीम बनाकर रॉकी के अड्डों पर छापा मारना शुरू कर देती है और सारे पुलिस वालों को रॉकी के खिलाफ प्रूफ ढूंढने के लिए भेज देती है। मगर उन लोगों को अब तक कोई सबूत नहीं मिला था जिससे वो रॉकी को अरेस्ट कर सके। फिर काफी छानबीन करने के बाद रॉकी के एक वेयर हाउस से उन्हें एक सोने की बिस्किट मिल जाती है। वो लोग उसे लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। फिर अपने सोने को लेने के बाद दुबई से लाई हुई गन से पुलिस वालों को शूट करने लगता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि रमिका को कुछ प्रूफ मिल चुके हैं और उसी के दम पर अब वो रॉकी को अरेस्ट करना चाहती थी। फिर रॉकी एक फ्लावर बुके और एक फाइल लेकर रमिका के पास आ जाता है, जिसमें रॉकी के खिलाफ बहुत सारे प्रूफ होते हैं और वो उसे रमिका को देकर ये बोलता है कि तुम ये ले लो और अब मेरे खिलाफ जो कुछ भी केस बनवाना है वो बनवा सकती हो, इसमें सारे प्रूफ है। रमिका इस फाइल को लेने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके दूसरे सपोर्टर वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वो उसे बताते हैं कि उसकी पार्टी के 200 लोगों को रॉकी ही फंडिंग करता है। अगर वो रॉकी के अगेंस्ट कोई भी खुलासा करती तो सबको ये बात पता चल जाती कि खुद रमिका की पार्टी के लोग रॉकी से मिले हुए हैं, जिसकी वजह से उसकी पार्टी गिर जाएगी। और फिर वापस से रॉकी केजीएफ में जाता है और सारे सोने की डिलीवरी को रोक देता है। और जब ये बात इनायत खलील को पता चलती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रॉकी अपनी ही मनमानी कर रहा था। इस वजह से खलील भी अधीरा के सपोर्ट में चला जाता है। अगले सीन में हम अधीरा को देखते हैं, जो रॉकी के हाथ से इतना मार खाने के बाद भी नहीं सुधरा था, जो एंड्रयू की मदद से माइन नंबर 3 से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। इधर जब रीना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो केजीएफ में चली जाती है ताकि वो रॉकी को ये बात बताए। रॉकी इसके पहले उस न्यूज को सुनकर खुश हो पाता, तभी अधीरा अपने आदमियों के साथ केजीएफ पर हमला कर देता है। इस बीच में रीना की मौत हो जाती है। रीना की मौत की वजह से रॉकी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और फिर रॉकी और अधीरा के बीच में फाइनल फाइट शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ही लंबी और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है। और फिर एंड में अधीरा को वो एक हथौड़े से बहुत मारता है और जिसके बाद वो अधीरा की गर्दन को तोड़ देता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद जब उसे पता चलता है कि अधीरा को इन माइंस के बारे में बात बाहर से पता चली है तो वो अपने लोगों को लेकर सीधे पार्लियामेंट में पहुंच जाता है, जहाँ पर रमिका स्पीच दे रही होती है और कहती है कि चाहे मुझे इस्तीफा ही देना क्यों ना पड़े, मगर मैं रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट निकाल कर रहूंगी। और तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है रॉकी की, जो वो वहाँ पर जाते ही गुरु पांडेयन को शूट कर देता है, क्योंकि उसे इस बात से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि बाकी की माइंस की खबर अधीरा को उसने ही दी थी, क्योंकि वही आखिरी आदमी था जो उसके पीठ पीछे अधीरा को हेल्प कर रहा था। पीछे से सारी जाले पांडेयन ही चल रहा था ताकि वो केजीएफ को अपना कर सके। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि रमिका रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट साइन कर रही थी, क्योंकि रॉकी ने सबके सामने एक पॉलिटिशियन को मारा था, जो कि काफी था रॉकी को मारने के लिए। इसीलिए रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में बहुत बड़ी फोर्स आ जाती है, जो वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को बाहर निकालते हैं ताकि वो वहाँ पर रॉकी को ढूंढकर आसानी से मार सके। लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि रॉकी अपने महल में है ही नहीं। बाद में हमें रॉकी एक शिप में नजर आता है, जिस शिप में अभी तक का सारा सोना रखा हुआ होता है।
और इसी के साथ रॉकी अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा करता है कि रॉकी अपनी माँ को और रीना को खोने के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी था, इसीलिए अब वो मरना चाहता है। और फिर वो अपनी लोकेशन रमिका को बता देता है। इससे पहले कि रॉकी को कोई गिरफ्तार कर पाता, रॉकी पूरी सोने के साथ उस शिप में खुद पानी में डूब जाता है। मूवी के एंडिंग में हमें एक सच दिखाया जाता है जिसमें दीपा, जो कि 24 न्यूज की एक मेन जर्नलिस्ट थी, जिसमें वो ये बताती है कि केजीएफ की खुदाई के दरमियान वहाँ पर उन्हें रॉकी की एक बहुत बड़ा स्टैचू मिल ही गया था, जिसके बाद सबको ये सच पता चल जाता है कि आनंद जी द्वारा लिखी हुई रॉकी की सारी स्टोरी सच्ची है। और इसी ट्रेजिक एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मैंने अपलोड की हुई हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं फिर मिलूंगी एक नई मूवी की नई एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।